छठे चरण का मतदान पूरा हो गया और अब सबकी निगाहें अंतिम यानी 7वें चरण पर है, 1 जून पर है। उसके बाद मंगल को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा किसका इस दंगल में मंगल हुआ है। दोनों ही गठबंधनों के अपने अपने दावे हैं। बहरहाल जनता किसके दावे और वादों पर एतबार करती है, ये 4 जून को पता चलेगा। अपने मेहमानों से इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट। तो इस तरह से 6 चरणों में 486 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। लोकतंत्र का पर्व, देश का गर्व, इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है। शनिवार को लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें उत्तर प्रदेश 14, हरियाणा 10, बिहार 8, पश्चिम बंगाल 8, दिल्ली 7, ओडिशा 6, झारखंड 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल रही। तमाम सियासी दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर, उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी, सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी शामिल हैं। यहीं ये तस्वीर बेहद अहम रही जब देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अपना वोट डाला। वहीं इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम दिग्गजों ने मतदान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मनोज तिवारी से लेकर स्वाति मालीवाल, रविंद्र रैना, गौतम गंभीर ने वोट किया। और ये तस्वीरें भी बेहद खास हैं जब गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में मतदान किया। और ये भी बेहद अलग बात रही कि कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपना वोट आम आदमी पार्टी को दिया, क्योंकि दिल्ली में आप और कांग्रेस में गठबंधन है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। खास बात है कि उनका वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में रहा, क्योंकि ये सीट समझौते के तहत कांग्रेस के खाते में गई थी। बहरहाल 7वें और आखिरी चरण के लिए सभी दल कमर कस चुके हैं और फिर इन सब के बीच सबको इंतजार है 4 जून का, जब पता चलेगा मंगल को किसका मंगल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पैनल पर कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस वक्त सारिका सिंह जी जो प्रवक्ता कांग्रेस हैं वो जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सारिका जी, छठे चरण का मतदान हो चुका है। यहाँ तक आते आते ये बात तो स्पष्ट है कि अब बहुत हद तक जनता ने तस्वीर को साफ कर दिया होगा। हालांकि मामला ईवीएम में कैद है, 4 तारीख को पता चल जाएगा किसके दावों में कितना दम रहा। फिर भी एक चिंता का विषय आप लोगों के लिए ये रहा कि पहले पार्टी को खड़ा करना है, पुरानी ज़मीन को हासिल करना है, और फिर 400 का जो टारगेट या 400 पार की बात जो बीजेपी लगातार कहती रही उसको भी कंटेस्ट करना है किसी। यहाँ तक आते आते मुकाबले को लेकर आपका दृष्टिकोण क्या रहा है? अभी आप लोग कितने पॉजिटिव हैं? क्योंकि बीजेपी तो अभी भी दावा कर रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं और हमने 5वें चरण के बाद ही पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया था। आप लोगों की सोच क्या है? देखिए प्रवीण जी, जो आपने एक बात कही कि पार्टी को खड़ा करना है, मैं आपसे इस बारे में निवेदन करूंगी कि ये जो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसका 135 साल पुराना इतिहास है और इसको खड़ा करने की जरूरत नहीं। ये हिंदुस्तान की आत्मा में बसती है और हिंदुस्तान की आत्मा कांग्रेस पार्टी में बसती है। आप देखिए कि जो जब से ये चुनाव शुरू हुआ, क्योंकि पिछले 2014 के बाद का अगर हम परिदृश्य देखते हैं, 2014 से लेकर के आज 2024 तक 10 साल, 10 लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर देखिए जनता है जो माई बाप होती है। जनता ने कांग्रेस के विरोध में 2014 में अपना मत दिया। हम विपक्ष में बैठे और इन्होंने सत्ता की चाबी सौंपी। जो सत्ता की चाबी इनको सौंपी, आप अगर एक बार 2014 में वापस जाएंगे तो आप पाएंगे कि किन वादों के आधार पर इन्होंने जनता को गुमराह किया। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने जनता के साथ में, ऐसे ऐसे वायदे इन्होंने जनता के साथ में किए कि जनता निश्चित रूप से भ्रमित हुई और इनको वोट किया। आप देखो, इन्होंने कहा 15 लाख रुपए हम हर खाते में पहुंचाएंगे। निश्चित सी बात है, एक सामान्य वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस वादे के उसमें आकर के, बुलावे में आकर के वोट कर सकता है। इन्होंने कहा कि हम 35 रुपए डीजल पेट्रोल कर देंगे। इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार इस देश से बिल्कुल खत्म कर देंगे। इन्होंने कहा हम 400 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इन्होंने कहा महिलाओं को हम बहुत उनके लिए हम ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे जिनसे उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होगा। हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे।
हम 22 लाख हर साल नए मकान, कच्चे मकानों से पक्के मकान बना करके देंगे। तो ऐसे ऐसे वादे करके और ये अपना इन्होंने जनता का मत लिया और ये सरकार में आए। लेकिन जब से ये सरकार में आए हैं 2014 से लेकर के आज 10 साल हो गए, अगर आप इनका पूरा कार्यकाल देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनका सिर्फ और सिर्फ जो एजेंडा है वो रहा है दो लोगों का, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जो इनके मन में आता है, आज उठ करके आधे रात को 8 बजे उठ के आ जाते हैं जी कल से ये नोट बंद हो जाएगा, जी यहाँ पर हम नोटबंदी कर रहे हैं, कल से ये नोट चलन में नहीं रहेगा। अगले कुछ समय बाद में ये फिर से उठ करके आते हैं जी कल से जीएसटी लागू हो जाएगा। ये इस तरीके की बातें जिनके पीछे ना कोई लॉजिक है, जिनके पीछे ना कोई फ्रेमवर्क है। आप देखिए हजारों लाखों लोग हमने देखा था कैसे, जो इनका कोविड का अगर हम इनका देखें मैनेजमेंट क्या था। सारिका जी, मैं आमतौर पर कैसे टोकता नहीं मेहमानों को, और आप प्रवक्ता हैं तो निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मैं दिन भर से और प्रतिदिन आपकी पार्टी से कई और रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, ये सारी बातें हुई हैं और आपका भी पूरा अधिकार बनता है कि आप इस मंच के जरिए बातें रखें। पर चुनावी वादे तो सब करते हैं, आपने भी सरकारी नौकरी देने की बात की है, आपने भी सबके खाते में पैसा डालने की बात कही। मैं आपकी ही बात पे आ रही हूँ कि जब आप लोगों से वायदा करते हैं तो उन वादों को पूरा करिए ना। आज जब से ये चुनाव शुरू हुआ, मैं यहीं पर आ रही थी कि 2024 का चुनाव जो लोकसभा का शुरू हुआ, आप देखिए कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के ऊपर, अपने न्याय पत्र के ऊपर बात कर रही है लगातार। हम कहीं भी अपने मुद्दे से नहीं हटे हैं। और इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश का, तेलंगाना का, हमने वहां पर जो गारंटियां दी, जो हमने वहां से जनता से जो प्रॉमिस किए, आप देखिए उसी तय सीमा के अंदर हमने उन प्रयासों को, उन मैनिफेस्टो में किए वादों को, बीजेपी के वादे जो पूरे नहीं हुए और हम जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, इस विश्वास के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ठीक है सारिका जी, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लें, सीमित समय रहता है तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। शिवम जी, आपका स्वागत है। नासिर भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नासिर सलीम साहब जुड़े हुए हैं, शिवम छाबड़ा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अब पैनल पर सभी मेहमान मौजूद हैं। शिवम जी, अगर आप सुन पाए सारिका जी की बात को तो मैं रिपीट नहीं करूंगा बहुत सारी बातों को, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होती है। 2 टेन्योर की सरकार चलाने के बाद आपको अपने वादे कितने पूरे किए इसका जवाब भी देना होता है, नई बातें भी रखनी होती। तो नई बातें रखने में इसलिए थोड़ा संकोच होता है क्योंकि पुरानी कई बातें हैं वो रह जाती हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि घोषणा पत्र के बहुत से वादे आप लोगों ने पूरे किए, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को लेकर वादे, गैस सिलेंडर की बात, ये बार बार कांग्रेस उठाती रही है। इस पर आपका स्टैंड क्या है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर? देखिए प्रवीण जी, चुनाव तो आएंगे और जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन जो भी हमने बात पिछले 10 वर्षों में कही, जो हमारी सरकार ने 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कही है, हमने उसको क्रियान्वित करके दिखाया है। हमने डिलीवरी करी है कि जो हमने वायदे किए थे जनता से, हमने उसको पूरा करके दिखाया है। आज अगर विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार की उपलब्धि है, इसमें कहीं को दो राय नहीं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर को वास्तव में विकास की धारा से जोड़ा है, कहीं ना कहीं एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ है, तो ये भी हिंदुस्तान का और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था और निश्चित रूप से हमने उस काम को कर करके श्रीनगर को, कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश की सभ्यता और संस्कृति की संरक्षण अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने की है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। भाई इतने 400 वर्षों पुराना एक जो राम मंदिर का विषय था, जो लगातार न्यायालय में लंबित था, अगर उसका भी निराकरण हुआ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसी कार्यकाल के अंदर में किया है, निश्चित रूप से सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जो एफर्ट है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, समझदार को इशारा काफी है। कहीं ना कहीं उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की भूमिका रही है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जो हमने कहा वो हमने किया। हमने देश के 80 करोड़ जनता तक फ्री राशन पहुंचाया, उस समय पहुंचाया जब देश के विदेश के जितने देश थे। महंगाई और बेरोजगारी, क्या ये सिर्फ कांग्रेस का नैरेटिव है या इसको एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं जो हर विपक्षी दल आकर के कुछ ना कुछ वो कहना है तो साहब कुछ तो कहेंगे, तो उनके लिए आप समझ लीजिए कि ये वही विषय है कि महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी। अरे भाई, हिंदुस्तान आज की डेट के अंदर में 1000 हवाई जहाज अब आज भी ड्यू है हिंदुस्तान के अंदर में, 1000। आप कल्पना करिए, इसका मतलब कि उसमें चढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी, क्या इसको आप डिनाई करेंगे? क्या नहीं करेंगे। आप कल्पना करिए कि हमने इनिशिएट किया कि लगभग 45 करोड़ देश की जनता को हमने बीपीएल से ऊपर लाके खड़ा किया। क्या ये सामान्य स्थिति है? क्या आप बताइए मुझे। ये हमारे काम है।
और मैं फिर कह रहा हूं, हमारी सरकार करप्शन फ्री गवर्नमेंट रही। एक भी मंत्री, मैं एक भी मानता हूं नेता इस के बात को खिलाफ कि में कोविड करप्शन जैसा का एक एक भी चार्ज खतरनाक स्टैंड नहीं करता है। कोविड जैसा एक खतरनाक स्पष्ट समय कर पूरी रहे हैं दुनिया के सामने आप रहा। कल्पना करिए, भारत ने 14 भी से पहले भारत आपको ने भी घोटाले एक मिनट शिवम 3G, जी, 2G, शिवम पोल जी, स्कैम, शिवम जी, शिवम जी, शिवम हवाई जहाज, किस किस की बात जी करेंगे? जी जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसी टेन्योर में कोविड जैसा एक बड़ा खतरनाक समय पूरी दुनिया ने देखा और भारत ने भी उसको झेला और भारत की भूमिका जो है उसकी सराहना हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैक्सीनेशन जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत में चलाया गया, इसकी भी सराहना हुई। इसके बावजूद विपक्ष के अपने मुद्दे हैं। सारिका जी निश्चित तौर पर कुछ और मुद्दों को उठाना चाहेंगी, जो शिवम जी की बात उन्होंने सुनी है, लेकिन अब मैं बाकी के मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करूं, खासतौर पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों प्रवक्ताओं को उन्होंने सुना है। प्रोफेसर मालवीय, चुनाव छठे चरण तक आते आते बहुत अंदाज में बदला, बहुत सारे बयान हैं, मैंने देखा कि इतना फ्लक्चुएशन और एकदम से स्ट्रैटेजी चेंज, और ख़ास तौर पर सत्ता पक्ष के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो विपक्ष के किसी बयान को उठाकर फिर उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, और ऐसा हुआ कि चाहे वो पीओके का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे वो फिर हमने देखा कि कोर्ट का आदेश पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम आरक्षण या कोटे को लेकर आरक्षण में कोटे को लेकर आया, ये सारे मुद्दे उठे। प्रोफेसर मालवीय, आपको क्या लगता है कि छठे चरण तक आते आते किस पार्टी का मिजाज क्या रहा है और जनता पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरे प्रचार का? मुझे ऐसा लगता है कि छठवें चरण चुनाव अंतिम निर्णायक दौर में आके खड़ा है, अर्थात किसके तरफ जा रहे हैं 80% यह तय हो चुका है। इस चुनाव के छठवें चरण के चुनाव पर के समापन के साथ ही देश जिन चीजों को देखा है वो दो हिस्से में देखा है। पहला, एनडीए यानी मोदी वर्सेस ऑल, मोदी का नारा था विकास। पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण तक जोर से चला, फिर तीसरे चरण पर आते आते बदल गया, और बदलने के साथ साथ ऐसे इंडिया गठबंधन अचानक से स्ट्रांग हो गया, इंडिया गठबंधन के बयान आने लगे, और वो जो बयान आने लगे इंडिया गठबंधन के, उस बयान पर एनडीए खेलने लगा। कुल मिला के देश एक भ्रम की स्थिति में आ गया और ये समझना कठिन हो गया कि चुनाव का मुद्दा किधर जा रहा है, आखिर देश में क्या है। अब एक तरफ मोदी के लिए चैलेंज हो गया कि उनके जो सांसद है, उनके जो प्रतिनिधि है, उनके खिलाफ एक लहर निकल गई और इंडिया गठबंधन में एक जान सी आ गई। ऐसे में दोनों भ्रम की स्थिति में आ गए। सातवें चरण पर आते आते चुनाव साफ होगा कि आखिर ये अंतर किधर जाता है, यही निर्णायक होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, नासिर सलीम साहब समाजवादी पार्टी से हैं और अलायंस की बात जब भी होती है तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के साथ में ज़्यादा मजबूती के साथ या बड़े हिस्से पर लड़ती दिखाई देती है। तो आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक खींचतान भी रही है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है, अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच में उस तरह की खींचतान रही। खैर, जब साथ में आ गए तो एक अलायंस बन गया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। और हमने अभी देखा वाराणसी में एक तरफ योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव जो हैं वो साथ में मिलकर एक रोड शो निकाल रहे हैं, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स अजय राय के इस रोड शो को भी मिलता दिखाई दिया। कितनी सीटों के विषय में आप विचार कर रहे हैं? बहुत नासिर भाई, मुझे है ना, बिल्कुल आप एक एक्यूरेट वो बताइएगा। एक तो होता पार्टी प्रवक्ता की मजबूरी होती कि सारी सीटें जीतेंगे, बीजेपी भी यही कहेगी, कांग्रेस से पूछ लीजिए, आपसे पूछ लीजिए तो ये कहेंगे, लेकिन फिर भी किन सीटों पर आपको अपनी मजबूत स्थिति लगती है और क्यों? हाँ जी, आदाब, नमस्कार डॉक्टर तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पैनल पे जोड़ा। जी, देखिए, आपका सवाल तो मैं पार्टी का पक्ष रखूंगा और जाहिर बात है उसी से जो हमने आकलन किए हैं उसी नंबर पे आपको मैं बताऊंगा, और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा हमारा। मगर हमारा ये मानना है कि जो ये छठा फेज जो हुआ है और अभी जिसपे वोटों में तब्दील हुई है, इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा गठबंधन का, इंडिया और इंडिया अलायंस का, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। क्योंकि ये जो पहले चरण से जो एक हवा निकली पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा प्रवीण साहब, क्योंकि देश का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है, प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। हमारा ये मानना है कि ये जो पहले चरण से लेकर अब तक हर चरण पे एक नई ऊंचाई देखने को आ रही है सामने। और जहां तक छठवें चरण की जो मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहूंगा 3-4 अहम मुद्दे हैं और वो आज उभर के निकले हैं वोट पे, और वोट में वो तब्दील हुए हैं। जैसे कि ये जो
14 पार्लियामेंट्री असेंबली जिन पे अभी वोट पड़े हैं, ये उनमें हैं जहां पर सेना के लोग की जो भर्तियां होती हैं, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बेल्ट है जो सेना में भर्ती कराता है इस क्षेत्र से। और हमारा ये मानना है कि अग्निवीर, देखिए बाकी तो सारे प्रवक्ता ये बातें बता रहे हैं आपको जो हम लोगों को पता है, मगर मैं आपको आपके दर्शकों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभर के आया है सामने, और वो वोट जो पड़े हैं, गठबंधन के जो वोट पे जो पड़े हैं, वो इसको नजर में रख के पड़े। एक दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिस से बार बार चिल्ला के ये बोला, इनके जितने भी मंत्रिमंडल के लोग थे और जितने भी इनके जो कार्यकर्ता था, ये बोले 400 पार। मैं आपको बताना चाहूंगा ये 400 पार इन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया अपने लिए, क्योंकि हमारा जो विपक्ष जो दल है उनको बहुत मजबूती मिल गई, क्योंकि आज हमने सबको जाके यही समझाया कि देखिए ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, संविधान, अग्निवीर, दो बड़े मुद्दे, खासतौर पर जिस बेल्ट में आज चुनाव था वहां पर इनका इंपैक्ट पड़ेगा। शिवम जी, इसमें कोई दो राय नहीं, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा बना। गृह मंत्री अमित शाह खुद ही, मैंने आज उस पर काफी चर्चा भी की है, और उसी दौरान गृह मंत्री का एक बड़ा बयान आता है, वो बताते हैं कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी रोजगार की बात की, युवाओं पर इंपैक्ट, युवाओं में एक जो जादू रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, और अब भी बरकरार है ऐसा माना जाता है। हालांकि 4 जून को और स्पष्ट हो पाएगा कितना बरकरार है, लेकिन ऐसा बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस है, बहुत लोगों को लगता है कि युवाओं में उनका एक क्रेज है। उसकी बहुत बड़ी वजह है युवाओं की उम्मीद। ये अग्निवीर योजना, संविधान, दो मुद्दे हैं जो विपक्ष लेकर आया, महंगाई, बेरोजगारी से इतर। इस पर आप लोगों को कई बार डिफेंसिव होना पड़ा, कई बार गृह मंत्री ने जैसे आज बयान दिया है। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि विपक्ष के इन आरोपों को बीजेपी भी नजरअंदाज कर पा रही हो। नहीं, इसमें कोई डिफेंसिव होने की स्थिति नहीं है प्रवीण भाई। एक बात पक्की है, जो अग्निवीर की स्थिति है, माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत एलेबोरेटिवली इस बात को कही कि कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर, देखिए विपक्ष का काम क्या है आज की डेट में, विपक्ष का एजेंडा लेस है। और सच बात है, मैं तो इनका जो ये ध्येय, जो बेसिकली विपक्ष की जो पूरा आप इनका ये जो घमंडिया अलायंस की मैं चर्चा बार बार कहता हूँ, कहीं ना कहीं इनका बेसिस नहीं है। इनके पास नए भारत के सपने को सुजोने के लिए, उनके सपनों को पूरे करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इनका केवल एजेंडा एक ही है कि मोदी जी का विरोध करिए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का विरोध करने ये अग्निवीर का इशू लेके आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेटली मैं स्वीकार करता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के लिए बड़ा एजेंडा है, क्योंकि 4 तारीख के बाद में प्रवीण भाई राहुल गांधी जी बेरोजगार होने वाले हैं। 4 तारीख के बाद में अरविंद केजरीवाल जी तो 2 तारीख को वैसे ही जेल जा रहे हैं। 4 तारीख के बाद में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष जो है वास्तव में सोचेंगे वो बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी इन विपक्षी दलों के लिए बड़ा मुद्दा है, मैं स्वीकार करता हूं। और मैं फैक्चुअली बोलूं अगर आपको प्रवीण भाई, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते, जब हिंदुस्तान एक समय पर इंपोर्ट करता था मोबाइल फोन, दूसरे नंबर का इंपोर्टर था, दूसरे नंबर का, आज दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है। क्या सामान्य स्थिति है क्या? आज एप्पल जैसी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर खींच करके आ रही है, हिंदुस्तान में जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। आप केवल सरकारी, अब क्या है ना, फटाफट, क्योंकि अंतिम दौर में जा रहे हैं जी, कांग्रेस को भी शामिल करते हैं। सारिका जी, अग्निवीर बेशक उसमें आप बहुत सारी खामियां निकालते हैं, लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कुछ मिल ही रहा है। एक मालवा में, मध्य प्रदेश के मालवा में बड़ी पुरानी कहावत है, देसी कहावत है, नहीं मामा से काणा मामा अच्छा, कुछ तो मिल रहा है। लेकिन इससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं इकोनॉमी बनी सबसे बड़ी, एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया, आत्मनिर्भर भारत, विकास की बात भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर की बात हुई है, विकास की बातें भी बहुत हुई रैलियों में। देखिए प्रवीण जी, जो आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आज अगर हरियाणा देखें, यूपी देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, जहां से एक बहुत बड़ा तबका जो अग्निवीर में बच्चे शामिल हो रहे थे, जिन शामिल करने पर मजबूर हैं आप ये कह रहे हैं ना कुछ मिला है, क्योंकि कुछ मिलना, इतनी बेरोजगारी देश में हो चुकी है कि वो यूं सोचते हैं, जो बच्चे शामिल हो रहे हैं, जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो ये सोच करके कि चलो 4 साल के, लेकिन आप ये देखिए कि उसका कितना असर, कितना दुष्प्रभाव लोगों के ऊपर उसका पड़ रहा है। क्योंकि 4 साल बाद में वो बच्चे बिल्कुल बेरोजगार हैं, ना वो इधर के हैं ना वो इधर के हैं। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहती हूँ कि इस योजना के अंदर इतनी बड़ी खामी है कि सेना ने अपने अंदर भी
इस पर वापस से पुनर्विचार शुरू हो गया है कि इसके अंदर क्या खराबियां हैं, कौन से लूप होल्स हैं और वास्तव में ये योजना किस ओर जा रही है। दूसरी बात, जैसे अगर हम हरियाणा की ये अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो शिवम जी ये कह रहे थे कि नया देश नया भारत बनाने में, तो नया भारत क्या संविधान को बदल करके बनाएंगे ही? क्या इस आरक्षण की व्यवस्था जो चली हुई है जिससे दलितों को, बस ठीक है पिछड़ों को समाप्ति की तरफ। शिवम जी, क्या नए उसको भारत का बदल मतलब करके संक्षेप में बताइए, नया भारत बनाएंगे? क्या? कौन सा नया भारत? ठीक है, ठीक है। भारत में हिंदुस्तान नया भारत तीसरे का नंबर क्या की मतलब है अर्थव्यवस्था इनका? बनने जा तीसरे रहा है। नंबर की अर्थव्यवस्था नए भारत बनेगा। का अर्थ यह है कि हिंदुस्तान तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ठीक है, नए भारत ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा जरा शांत हो। नासिर भाई फटाफट अपना फाइनल कमेंट दें। करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है, मैं डॉक्टर तिवारी हैरान हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेरोजगारी पे मजाक उड़ा रहे हैं, और ये वही जिनकी सरकार यूपी में है, आज वहीं पे पेपर लीक का मुद्दा, जिसके कारण बेरोजगारी नहीं मिल, बेरोजगारी चरम पे है और रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पे आप लोग ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, लेकिन समय की सीमा रहती है और जब ये परवान चढ़ता है तभी समापन का समय आता है। आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेहमान थोड़ा देरी से जुड़ पाए इसलिए चर्चा का समय कम मिल पाया। हम फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।